मेरा नाम सतपाल चौधरी है और हम इस सेशन में जो पढ़ने वाले हैं वो है बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल। जितना भी बैंकिंग एग्जाम के मेंस में फाइनेंशियल एंड बैंकिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको इस सेशन में पढ़ाऊंगा। तो अपना जो क्लास का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ये रहेगा कि मैं आपको क्लास भी दूंगा डेली, और सारी क्लासें होगी वो टॉपिक वाइज होगी ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। और जितनी भी क्लासें होगी उन सब की पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगी। और जैसे ही मान लो कि अपना टॉपिक खत्म हुआ उसके बाद में आपको मॉक क्वेश्चन भी हम आपको इसमें प्रोवाइड कराएंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात आती है कि जो अपने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें मेनली रहती है। तो मैं आपको इस सेशन में जो लो लेवल से हाई लेवल, ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अपना जो फर्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी बैंकिंग हिस्ट्री से लेकर जो प्रेजेंट टाइम में जो बैंकिंग चल रही है उससे रिलेटेड, जिससे अपने किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो करते हैं अपने आज की क्लास शुरू। तो सबसे पहले स्टूडेंट अपना जो टॉपिक रहेगा वो हो गया बैंकिंग हिस्ट्री। तो सबसे पहले अपने कोई भी सब्जेक्ट टीच करते हैं तो उसका बेसिक अपने को पता होना चाहिए। तो बैंकिंग हिस्ट्री में आपको ये आता है कि अपने इंडिया में जो बैंकिंग है वो कब से शुरू हुई और कैसे कैसे करके अपने इंडिया में बैंकिंग जो है वो बूस्ट हो रही है। तो स्टूडेंट सबसे पहले बैंकिंग अवेयरनेस में एक वर्ड निकल के आता है बैंक, दूसरा आता है बैंकिंग। कि बैंक और बैंकिंग इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि बैंक क्या है, ठीक है, और बैंकिंग इससे कैसे रिलेट करती है। तो सबसे पहले बैंक के बारे में अपने अगर बात करें तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि बैंक क्या है। तो मैं आसान से शब्दों में आपको बता देता हूं कि बैंक है क्या एक्चुअल में। तो देखिए बैंक क्या है। स्टूडेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक का जो पैसा है उसको जमा करती है, ठीक है, यानी एनी ऑर्गेनाइजेशन हु एक्सेप्ट पब्लिक मनी। थ्रू डिपॉजिट एंड चेक। अब देखिए यहां से देखिए कोई भी संस्था है जो पब्लिक के पैसे की जमाएं स्वीकार करती है थ्रू डिपॉजिट या कैश, ठीक है, एंड हु लेंट मनी टू पब्लिक। कोई भी संस्था जो पब्लिक की जो जमाएं हैं उनको स्वीकार करती है और हु लेंट मनी यानी वो पब्लिक के पैसे को ही लोन के रूप में पब्लिक को ही देती है। एंड एंड और क्या फैसिलिटी देती होगी, और वो संस्था विड्रॉ की भी सुविधा देती है। एंड विड्रॉ फैसिलिटी एनी टाइम। तो ये जो जितना भी ये जो सारा स्ट्रक्चर है इसको अपने बैंक के नाम से बोलेंगे। फिर से देख लीजिए, एनी ऑर्गेनाइजेशन हु एक्सेप्ट पीपल मनी थ्रू डिपॉजिट एंड कैश एंड हु लेंट मनी टू द पीपल, यानी पब्लिक के पैसे को ही जमा करके पब्लिक को ही उसे लोन के रूप में देती है, ऐसी संस्थाओं को अपने बोलते हैं बैंक। और ये स्टूडेंट जितनी भी प्रोसेस है
अगर कोई भी संस्था ये प्रोसेस करती है तो उसको बोलेंगे अपने बैंकिंग। तो आसान से शब्दों में याद रखना कि कोई भी संस्था जो पब्लिक की जमाएं स्वीकार करती है और वो उन्हें विड्रॉ की फैसिलिटी और लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, वो संस्था बैंक कहलाती है। और ये जो जो भी संस्था ये सारा प्रोसेस करती है उसको अपने बैंकिंग कहते हैं। अब बात आती है कि इंडिया में जो बैंकिंग फैसिलिटी है या जो बैंक स्टार्ट हुआ वो कब से शुरू हुआ, तो उस पर चलते हैं अपने। अब देखिए इंडिया में जो फर्स्ट बैंक खुला था भारत का जो पहला बैंक था वो कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब आपको पूछ ले कि ये कब खुला था, तो ये 1770 में ये ओपन हुआ था। 1770 में ये ओपन हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये इंडिया का पहला बैंक था। एक बात याद रखना कि ये जो बैंक है इसको शुरू किसने किया था, ठीक है? तो पुर्तगाल की एक कंपनी थी, अलेक्जेंडर एंड कंपनी। ठीक है, तो ये कहाँ की थी? पुर्तगाल की थी स्टूडेंट। ये याद रखना बैंक ऑफ हिंदुस्तान था वो 1770 में पुर्तगाल की कंपनी थी अलेक्जेंडर एंड कंपनी, इसके द्वारा ओपन किया गया। बट ये ज्यादा टाइम तक चला नहीं और कुछ ही सालों बाद ये बैंक बंद हो गया। उसके बाद में देखिए सबसे पहले आप अपने को बताया कि इंडिया में सबसे पहले पुर्तगाल आए थे। उसके बाद में ब्रिटिश लोग भी आए जिन्होंने यहाँ पे शासन किया। तो जब भी वो यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि पुर्तगाल की यार कोई कंपनी है जो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है जो पब्लिक की जमाएं स्वीकार कर रही है और उसके बाद में उनको ही लोन दे रही है, विड्रॉ की फैसिलिटी दे रही है, तो क्यों न अपने पास भी ये कैपेसिटी है कि अपने भी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्थापित कर सकते हैं। तो उसके बाद में ब्रिटिश के मन में आया कि हाँ अपने भी शुरू करते हैं। तो उसके बाद में स्टूडेंट कुछ जो बैंक थे जो ब्रिटिश द्वारा या ब्रिटिश कंपनी द्वारा स्थापित किए गए। तो उसके बाद में मेनली 3 बैंक आते हैं स्टूडेंट जो ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा स्थापित किए गए। तो सबसे पहले बात आती है 1806 की। ये खोला गया स्टूडेंट बैंक प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता। प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता। स्टूडेंट ये ब्रिटिश एम्पायर का फर्स्ट बैंक था जो इंडिया में स्थापित किया गया। और देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंसी वर्ड आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिश लोगों को शो करता है तो उनको वो प्रेसिडेंसी नाम लगती है उनके आगे। इसके बाद में स्टूडेंट ये जो बैंक था ये काफी सफल हुआ, ठीक है, तो कलकत्ता में ये था। और कलकत्ता आपको पता है कि पहले इंडिया की जो है वो कैपिटल थी, तो वहां पे जो बिजनेस था वो काफी था, तो इसलिए ये जो बैंक है ये काफी फेमस हुआ। तो इसी बैंक का जो नाम है वो बदलकर ईयर 1809 में इसका नाम कर दिया द प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। क्योंकि पहले ये बंगाल में सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता तक ही फैला था, तो उन्होंने सोचा कि इस बैंक को बढ़ाया जाए, तो ये जो बैंक है इसका नाम कर दिया प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। तो स्टूडेंट अब इसके बाद देखिए ये पूरे बंगाल में
विस्तार हो गया इस बैंक का, जगह जगह ब्रांचें खुली, बट इसके बाद में ये बैंक फ्लॉप हो गया। ठीक है, इतने बड़े मास लेवल पर इसको शुरू किया गया, बट ये इतना ग्रो नहीं कर पाया और ये कुछ ही समय बाद ये समाप्त हो गया। इसके बाद स्टूडेंट दो बैंक और आए जो कि मेनली द प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ के नाम से थे, क्योंकि वो ब्रिटिश एम्पायर के ही थे, तो इसलिए 1840 में खुला द प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ द प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, द प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे। उसके बाद में 1843 इसमें स्टूडेंट एक बैंक और खोला गया, उसका नाम था द प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। अब आप ये तीनों नाम देखोगे ना, ये तीनों जो बैंक थे वो कहीं ना कहीं सी लेवल एरिया में स्थापित किए गए, क्योंकि पहले जो बिजनेस था वो मेनली कहाँ पे होता था, जहां पे समुद्र था। ठीक है, समुद्री व्यापार ज्यादा था, तो वहां जहां पे जो सी लेवल था वहां पर ही ये बैंक ओपन किए गए। तो आपको मेनली प्रेसिडेंसी वाले तीन बैंक मिलेंगे आपको। द प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसका बाद में नाम रखा गया द प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। तो ये दोनों एक ही बैंक थे, ये आप याद रखना, ये दोनों एक ही बैंक थे। ठीक है, बस नाम अलग अलग है, बाकी सेम है। इसके बाद में देखना, आपको तीन बैंक याद रखने हैं, द प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल या अपना कलकत्ता बोल दूं, द प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे एंड द प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। ये तीन बैंक थे जो मेनली ब्रिटिश एम्पायर द्वारा स्थापित किए गए। अब देखिए एक चीज, अब सुनिए, ये जो तीनों ब्रिटिश एम्पायर के जो बैंक थे उनका जो एक कॉमन नाम रखा गया वो था काशी। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि जो काशी प्रेसिडेंसी बैंक था वो कौन कौन थे, तो ये जो तीनों ही बैंक थे इनको ही काशी प्रेसिडेंसी बैंक नाम दिया गया। अब देखिए काशी का मतलब क्या है स्टूडेंट, जो काशी का जो मेनली मतलब था वो था सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यानी जो ब्रिटिश लैंग्वेज में जो इस काशी का मतलब था वो था सेंट्रल बैंक। यानी अपने बोल सकते हैं कि ये जो तीनों ही बैंक थे वो क्या थे, ब्रिटिश एम्पायर के सेंट्रल बैंक थे, उनको नाम दिया गया काशी प्रेसिडेंसी बैंक। तो याद रखना ये तीनों एक ही चीज है, कोई अलग अलग नहीं है। एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए इसके बाद चलते हैं कि कौन कौन से बैंक आए जो मेनली इंडिया में स्थापित किए गए और आगे क्या हुआ। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक बोल सकते हो या फिर एज वेल एज आप इसको नेशन बैंक भी बोल सकते हो कि राष्ट्र का बैंक। अब देखिए इसके बाद में क्या हुआ, तो इसके बाद में आपको एक चीज याद रखनी है कि जो भी बाद में बैंक आए और ये जो पुराने बैंक थे उसमें मेनली डिफरेंस क्या था। तो सबसे पहले देखिए आपको एक टाइम पीरियड याद रखना, जैसे मैंने आपको बैंक ऑफ हिंदुस्तान लिखाया था जो 1770 में एस्टाब्लिश हुआ था इंडिया में, और उसके बाद में 1862, ये टाइम पीरियड जरूर याद रखना कि इस टाइम पीरियड को याद क्यों रखा जाता है या यहाँ से क्वेश्चन क्यों आते हैं।
स्टूडेंट इसके बीच में जितने भी बैंक आए वो मेनली क्या थे, सिंगल स्टॉक बैंक थे। सिंगल स्टॉक बैंक। अब एक सिंगल स्टॉक बैंक का मतलब क्या है, इसका स्टूडेंट मेनली मतलब ये है कि ये जो तीनों के तीनों बैंक थे उसमें जो मेनली हिस्सेदारी थी वो किसी एक पर्सन की थी। ठीक है, यानी अपने बोल सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल पर्सन का ये बैंक था। ठीक है, इसमें और किसी भी पर्सन या और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हिस्सेदारी नहीं थी। तो याद रखना सिंगल स्टॉक बैंक यानी सिंगल शेयर होल्डिंग वाला ये बैंक था। मतलब ये बैंक, जितने भी ये बैंक आए इस टाइम पीरियड के अंतर्गत, ये सारे के सारे इंडिविजुअल ओनरशिप वाले बैंक थे। उसके बाद स्टूडेंट 1862 के बाद में आए मल्टी स्टॉक बैंक। ठीक है, मल्टी स्टॉक बैंक में क्या था कि इसमें जो ओनरशिप थी वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास न होकर वो दो या दो से अधिक लोगों के पास या दो या दो से अधिक संस्था के पास उसकी ओनरशिप थी। तो स्टूडेंट याद रखना इंडिया फर्स्ट मल्टी स्टॉक बैंक कौन सा था और ये कब खुला। तो 1862 में इंडिया का पहला इंडिया फर्स्ट मल्टी स्टॉक बैंक ओपन किया गया था और इस बैंक का नाम था बैंक ऑफ अपर इंडिया। तो 1862 में बैंक ऑफ अपर इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है, तो 17 से 1862 सिंगल स्टॉक बैंक और उसके बाद में मल्टी स्टॉक बैंक। तो 1863 में आया इंडिया का पहला मल्टी स्टॉक बैंक, वो था बैंक ऑफ अपर इंडिया। हालांकि ये कुछ ही साल चला और उसके बाद में ये भी बंद हो गया। उसके बाद में स्टूडेंट 1865 में इंडिया का एक और मल्टी स्टॉक बैंक खुला। तो यहां से क्वेश्चन भी बनता है कि भारत का सबसे पुराना और वर्तमान में जो संचालित मल्टी स्टॉक बैंक है वो कौन सा है। तो 1865 में इलाहाबाद बैंक इसको एस्टेब्लिश किया गया। तो याद रखना 1865 में इलाहाबाद बैंक ये भी इंडिया का मल्टी स्टॉक बैंक था। ठीक है, और ये ऐसा बैंक भी है वर्तमान में भी जो संचालित है, यानी ये अभी तक भी वर्तमान में काम कर रहा है। तो इसके बाद देखिए अभी आपको यह भी याद रखना कि इलाहाबाद बैंक का जो मर्जिंग है ये किसके साथ हुई है। ठीक है, तो ये अब हो गया है इंडियन बैंक। ठीक है, तो ये आप याद रखना इलाहाबाद बैंक किसके साथ मर्ज हुआ है, इंडियन बैंक के साथ मर्ज हुआ है। अब इसके बाद देखिए यहां तक जो सारा कुछ चल रहा था वो चल रहा था कि जो ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिश एम्पायर था वो लोग अपना बैंक ओपन कर रहे थे और इसमें इंडियन भी काम कर रहे थे। बट इसके बाद में अपने को पढ़ना है कि ऐसा कौन सा बैंक था जो भारत में शुरू हुआ और पूरा का पूरा मैनेजमेंट वो इंडिया के जो पर्सन है उनके हाथ में था। तो इसके बाद में स्टूडेंट इंडिया का जो फर्स्ट बैंक आया जिसका सारा का सारा मैनेजमेंट था वो भारतीयों के हाथों में था, तो उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक।
तो स्टूडेंट इसके बाद में 1894 को पीएनबी की स्थापना की गई। कहां पे? लाहौर में। लाहौर में इसकी स्थापना की गई। इसमें जो मेनली लाला लाजपत राय हैं, उनका अहम योगदान था। तो ये एक ऐसा बैंक था जिसमें 100% मैनेजमेंट इंडियन पर्सन के हाथों में था। ठीक है। तो पीएनबी की स्थापना 19 मई 1894 को हुई। कहां पे? लाहौर में। बट इसमें आपको याद रखना कि जो मैनेजमेंट था वो सिर्फ इंडियन के पर्सन के हाथों में था, बट जो इसकी ओनरशिप थी वो अभी भी किसके पास थी? ब्रिटिश लोगों के पास ही थी। तो आपको पता है कि इसकी स्थापना हालांकि लाहौर में हुई हो, बट पीएनबी का जो हेड ऑफिस है वर्तमान में वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अब देखिए एक चीज आती है कि अब तो मैनेजमेंट आ गया, बट इसके बाद में भी इंडियन जो पर्सन थे इन्होंने सोचा कि क्यों ना को अपने इंडिया का भी बैंक होना चाहिए जिसमें जो पूंजी है वो भी इंडियन पर्सन की हो। तो ऐसा भी एक बैंक है अपने, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। वो एक ऐसा बैंक है जिसमें मैनेजमेंट भी इंडियन पर्सन के हाथों में था और जो ओनरशिप थी वो भी इंडियन पर्सन के हाथों में थी। तो उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1911 में, 1911 में स्टूडेंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसको अपने सीबीआई बोलते हैं, इसकी स्थापना की गई। और ये एक ऐसा बैंक था जिसमें मैनेजमेंट प्लस ओनरशिप ये दोनों की दोनों किसके हाथों में थी? इंडियन पर्सन के हाथों में थी। यानी अपने बोल सकते हैं कि भारत का जो 100% स्वदेशी बैंक था वो कौन सा था? वो था स्टूडेंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके आगे चलते हैं कि और कौन कौन से बैंक आए। ठीक है। और इसका इंपैक्ट इंडिया में क्या क्या पड़ा। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, एक पीरियड है 901 से लेकर एक पीरियड है 1901 से लेकर 1911 तक। स्टूडेंट इसको अपने जो बैंकिंग हिस्ट्री है इसमें बोला जाता है गोल्डन एरा ऑफ बैंकिंग। गोल्डन एरा ऑफ बैंकिंग क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंतर्गत क्या हुआ, जो बैंकों की ग्रोथ थी वो ज्यादा हुई, पब्लिक का भी जो विश्वास था वो भी बैंकों पर गिरा। ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ कि जो पूंजी थी वो मैक्सिमम जो पब्लिक थी वो बैंकों में जमा कराने लगी। यानी इसलिए इसको बोलते हैं गोल्डन एरा ऑफ बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का काफी विकास हुआ इसमें। बट इसके बाद में पता ही है कि वर्ल्ड वार शुरू हो गया। ठीक है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, तो उसके बाद टाइम पीरियड आता है 1913 टू 1918। इसको बोला जाता है स्टूडेंट डार्क एरा ऑफ बैंकिंग। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक है। तो यूरोपियन कंट्री भी उसमें
शामिल हुई, हिस्सेदारी ली, भागीदारी ली, तो उसमें जो ब्रिटिश लोग थे वो भी वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के लिए वहां पे चले गए। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट था वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया, और उसकी वजह से जो ये टाइम पीरियड था ये कहा जाता है डार्क एरा ऑफ बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग जो पूरी थी पूरी वो कैलेप्स होने पर आ गई थी कि अभी तो बस बैंकिंग का जो वर्कशॉप है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर वापस वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, और उसके बाद में जो ब्रिटिश लोग थे वो वापस आए इंडिया में, और उन्होंने देखा कि बैंकिंग सेक्टर तो बिल्कुल कैलेप्स होने पर है। तो उन्होंने एक आइडिया आया कि अपने क्यों ना जो अपने तीन बैंक थे, जो प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से मैंने आपको अभी लिखाए थे, 1806, 1840 एंड 1843 ईयर में जो तीनों की स्थापना हुई थी, उनको अपने मर्ज करके एक बैंक बना दिया जाए। तो उसके बाद में स्टूडेंट 1921 1921 में क्या हुआ, जो तीन बैंक थे, द प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल बोल दो या कलकत्ता बोल दो, एक ही बात है, तो मैं यहाँ पे बंगाल लिख रहा हूं। फिर द प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे जो 1840 में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद में द प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। स्टूडेंट इन तीनों को मर्ज करके जो इंडिया में बैंक आया वो आया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1921 में कौन सा बैंक आ गया, इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल एक रॉयल नाम है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए ये जो बैंक है इसको दो काम दिए गए कि नंबर वन कि आपको करेंसी तो आपको छापनी है, और उसके अलावा जो अदर बैंक है, जैसे मैंने आपको लिखा है कि पीएनबी आया था, उसके बाद में सीबीआई भी आ गया, उसके बाद में जो अवध बैंक भी आया था, बैंक ऑफ बड़ौदा भी उसी टाइम पीरियड के दौरान खुला था। यानी जितने भी बैंक इंडिया में काम कर रहे थे उसको आप रेगुलेट भी करना है। यानी इस बैंक का दो काम हो गए, रेगुलेटरीज भी करनी है और उसके अलावा आपको करेंसी भी प्रिंट करनी है। तो ये दोनों काम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के हाथों में चला गया। तो अपने बोल सकते हैं कि एक हिसाब से ये सेंट्रल बैंक बन गया था 1921 में। सेंट्रल बैंक था किसका, इंडिया का। तो ये याद रखना कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है वो किन तीन बैंकों को मर्ज करके बनाया गया था। अब इसके बाद में अपने आगे चलते हैं कि इसके बाद में क्या हुआ। अब देखिए इसके बाद में 1921 में इंपीरियल बैंक आ गया, और उसके बाद में ये सेंट्रल बैंक की तरह काम करना इसने शुरू कर दिया। बट कुछ ही समय बाद क्या हुआ, इस बैंक की काफी क्वेरी जो ब्रिटिश एम्पायर थी उनके पास जाने लगी कि ये सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ना ही ये रेगुलेटरी का काम कर रहा है ढंग से, और ना ही करेंसी प्रिंटिंग का काम कर रहा है। यानी जो बैंकिंग एक जैसा सोच रहे थे कि एक चरम सीमा पर लेके जाएंगे, वो हुआ नहीं। तो इसके बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिश जो लोग थे उनकी मीटिंग हुई, तो उन्होंने दो पर्सन थे उनको अपॉइंट किया गया कि आप क्या कीजिए, इसके बारे में हमें कोई राय दीजिए कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसको कैसे अपने मॉनेटरी के लिए कैसे इंप्लीमेंट करें। आप इस पर एक जांच कमेटी बिठा दें कि आप इसको स्टडी करो कि कहाँ पे कमी आ रही है। ठीक है, तो 1926 में दो पर्सन थे, एक का नाम था हिल्टन
और एक का नाम था यंग। तो ये कमेटी का नाम रख दिया हिल्टन यंग आयोग, ठीक है। तो हिल्टन और यंग ये कमेटी बना दी जिसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी। इसको ये काम दिया गया कि आप मॉनिटरिंग करो, स्टडी करो कि अपने जो इंडिया का है वो सेंट्रल बैंक कैसे बनाए, ठीक है। तो याद रखना 1926 में हिल्टन यंग आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। पब्लिक की क्वेरी पर उन्होंने क्वेरी दी कि ये बैंक है वो ढंग से काम नहीं कर रहा। अब उसके बाद में देखिए इन्होंने को काफी स्टडी की, ठीक है, रिसर्च की कि कहाँ पे कमी आई, बट इनको कुछ खास मिला नहीं, ठीक है। तो उसके बाद में इन्होंने उस टाइम का एक फेमस अखबार था बंगाल गजट के नाम से, ठीक है, उस पर एक इश्तिहार निकाला, यानी एक आर्टिकल निकाला कि आप कोई भी पर्सन हमें राय दे सकता है कि हम इस बैंक को इंप्लीमेंट कैसे करें या फिर इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो कैसे बनाए। तो 1926 में इस आयोग की स्थापना की गई, बट कोई भी इसको कोई भी राय मिली नहीं, कोई भी सुझाव देने लायक कोई बात नहीं बनी। तो इसने क्या किया, बंगाल गजट, इसमें एक आर्टिकल निकाला कि कोई भी पर्सन हमें आके अपनी राय दे सकता है कि हम इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसकी स्थापना किस तरीके से करें। अब देखिए बंगाल गजट था, इसमें इश्तिहार निकाल दिया, बट काफी टाइम बीतने के बाद भी क्या हुआ, कोई भी सुझाव नहीं आया, ना कोई पर्सन आया कि जो इनको कोई राय दे सके। फिर क्या हुआ कि इस आर्टिकल के लगभग 13 दिन बाद इनके पास एक पोस्ट आई, एक डाक आई, ठीक है। एक किसी पर्सन ने भेजी अपनी राय देने के लिए, ठीक है। तो उस डाक में क्या थी, एक बुक थी, उस बुक का नाम लिख देता हूं मैं, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपी। It's the problem of Indian rupee, its organ and its solution। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक किताब मिली इनको, इस आर्टिकल के बाद जो इन्होंने बंगाल गजट में छापा था, उसके बाद में द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी, इट्स ऑर्गन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो इस किताब में सारी प्रोसेस दी गई थी कि आप इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसकी स्थापना किस तरीके से करें। तो इसी किताब के आधार पर जो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, जिसको वर्तमान में आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है, उसकी स्थापना हुई थी। अब एक बात याद रखना, ये जो बुक थी ये और किसी ने नहीं, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर द्वारा लिखी गई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा ही ये बुक भेजी गई थी, उनके द्वारा ही ये रिटर्न की गई ये बुक है, ये याद रखना। तो इसी बुक के आधार पर जो अपने आरबी है उसकी स्थापना की गई थी। अब आप सोचोगे कि सर ये तो
आके भी बता सकते थे। बट उस टाइम देखिए इतना ये था कि जो इंडियन पर्सन थे उनकी वैसे भी सुनवाई नहीं होती थी, वे तो चलो ठीक है आर्टिकल निकाल दिया, ठीक है, ये तो फॉर्मेलिटी के रूप में था। पर ये उनको कैसे जाके राय देते कि आप ऐसे करके ऐसे कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो तो ये मानते थे कि ये तो इंडिया के पर्सन तो बस पढ़े लिखे है नहीं, ठीक है, अनपढ़ है, सिर्फ लेबर वर्क है, वही काम कर सकते हैं। बट इसी किताब के ये बाद में पता चला कि ये जो बुक है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भेजी थी और उनके द्वारा ही लिखी गई है। तो एक बात हो याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो हिल्टन यंग आयोग था, इस कमेटी का एक और नाम था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये याद रखना, इसका नाम था स्टूडेंट, इसी कमेटी का जो इंग्लिश में मैं नाम रखता हूं, रॉयल कमीशन फॉर करेंसी एंड फाइनेंस। रॉयल कमीशन फॉर करेंसी एंड फाइनेंस। तो याद रखना हिल्टन यंग आयोग जो कमेटी थी उसी का ही दूसरा नाम था रॉयल कमीशन फॉर करेंसी एंड फाइनेंस। तो यहां तक हो गया कि किस तरीके से कौन सी कमेटी आई, किस किस तरीके से बैंकों को मर्ज किया गया, और उसके बाद में ये बुक आने के बाद ही इंडिया का जो है वो सेंट्रल बैंक बना। तो याद रखना जो RBI की जो स्थापना थी वो RBI एक्ट 1934 के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को की गई। ठीक है, तो ये थी बैंकिंग हिस्ट्री की किस हिसाब से जो अपना इंडिया में जो बैंकिंग है वो किस हिसाब से इंप्लीमेंट हुई, किस हिसाब से कौन कौन से बैंक आए और क्या क्या तरीके थे। तो अपने जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो अपने RBI एक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि RBI है क्या, कौन सा एक्ट है और क्या है। थैंक यू।